पढ़ना यहाँ पढ़ाना यहाँ बिन डीजे सर जाना कहाँ। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का ये सेशन होने वाला है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यदि प्रयागराज के एग्जाम में आप शामिल होने वाले हैं, देखिए students, ये यूपी एमएसपी के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर का डिस्कशन होने जा रहा है और विद सॉल्यूशन के साथ। देखिए students, यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ सॉल्यूशन ये पूरा का पूरा। देखिए ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो मैंने आप लोग के लिए बड़ी ही जो शिद्दत के साथ तैयार किया गया है और पूरे सेशन में आप लोग के साथ इसका डिस्कशन होगा। और इसमें मैंने पहले ही बताया कि पूरा का पूरा जो है किसी भी एक पेपर का 3 सेट जो है मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, करूंगा बहुत ही अच्छे से, जिससे कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बना सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए आप लोग को एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज भी करना था जिस पर कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर जान ही रहे हैं आप लोग, 950 690 285 7। देखिए दोस्तों, फालतू बकवास नहीं होगी बहुत ज्यादा। चलिए हम लोग करते हैं सेशन को स्टार्ट। और वैसे भी आप जानते हैं कि डीजे सर चैनल पर ज्यादा काम का ही बात होता है। तो इतिहास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है आप लोग का, हम लोग करते हैं स्टार्ट यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। और ये डिस्टेंस देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2023-24 का है। सीरियसली होकर पूरा देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए एक काम का वीडियो होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का विशेषता नहीं था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का विशेषता नहीं था? तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए तो ये सभ्यता की भवन व सड़कें पक्की ईंटों से बनी होती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा आप सभी लोगों का कौन सा, ये इस प्रश्न का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर क। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए दोस्तों, जो ग्रीन वाला आपको मिलेगा, यानी ग्रीन जो है यहाँ पर ग्रीन में आपको हाईलाइटेड मिलेगा, तो वही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी पहले प्रश्न का विकल्प नंबर ग जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हम लोग प्रश्नों की सीरीज में आते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न जो है आपका कौन सा, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था? चोल और चेर और पांड्य जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र से हुआ था ना? नल या द्रव्य प्रबंधन का संबंध जो है किससे था? ठीक है। और ये जो प्रश्न है इस तरीके से हैं आप लोगों के, और इन प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है आप लोगों का मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ बहुविकल्पी का, फिर अपने मॉडल पेपर पर हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है डिस्कस। चलिए दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट जो हम लोग का प्रश्न था, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का कारण क्या था? तो देखिए डिस्कस, ये जो था कृष्णा और तुंगभद्रा का दुआब था। यानी कृष्णा और तुंगभद्रा का दुआब जो था वही विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच में संघर्ष का सबसे बड़ा कारण था। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर लोग जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है डिस्टेंस, तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर लोग जब बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा छोटा हो जा रहा है आप लोग का ये। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न जो है वो क्या हो जाएगा आपका तीसरा प्रश्न जो है, ये छोटा है ना, तुरंत स्क्रॉल करने पर ये भाग जा रहा है। चलिए, चोल चेर और पांड्य जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो देखिए डिस्टेंस, ये हुआ था तमिलकम में हुआ था। कहां पर हुआ था? तमिलकम में। तो तीसरे का विकल्प नंबर ग जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जब चौथे प्रश्न की ओर लोग जब बढ़ते हैं यहाँ पर डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर चौथे प्रश्न की ओर, तो देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, नल हीरा दिव्य प्रबंधम का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे था? तो ये था अलवार संतों का काव्य संकलन। किससे था? अलवार संतों का काव्य संकलन। ठीक है। तो चौथे का विकल्प नंबर जो ख होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, ये था आपका चौथा प्रश्न था। ठीक है ना, चौथे का ख। पांचवें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो पांचवें प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, बहुविकल्पी प्रश्नों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित में को सुमिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है ना। तो ये देखिए आपका दिया गया यहाँ पर आंसर है, और जो ग है यानी अ जो होगा, यानी बाजरे के दाने जो होते हैं सोरतु घई। ठीक है। ब जो होगा, ब का पहला है मिट्टी से बने हल का प्रारूप जो है वो काली बंगन है। स का देखिए 2 हो जाएगा, यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य जो मिले हैं वो गुजरात से मिले हैं, और जो नहरों के अवशेष होते हैं वो बनावली से मिले हैं। ठीक है ना। तो विकल्प नंबर ग जो होगा पांचवे का आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत ही बड़ा ये सेशन है। ठीक है। अकबर के समय पोलज भूमि की विशेषता थी। अकबर के समय पोलज भूमि की विशेषता थी। तो देखिए डिस्टेंस में क्या था, ऐसी भूमि जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी। ठीक है ना। तो छठवें का विकल्प नंबर ग जो होगा आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर जब बढ़ते देखिए, सातवां हम लोग का प्रश्न क्या है, स्तंभदारी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या बातें थी शामिल। देखिए स्तंभदारी बंदोबस्त की बात हो रही है यहाँ पर, तो जो उपयुक्त सभी जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। उपयुक्त सभी जो ऑप्शन होगा क्या होगा आपका, राइट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी। इस व्यवस्था को बंगाल में लागू किया गया। इस व्यवस्था को लागू करने के समय अगर देखा जाए तो कार्नवालिस जो बंगाल का गवर्नर था, और निर्धारित राजस्व राशि जमा न करने पर जमींदार की संपदा नीलाम करने की व्यवस्था थी। तो देखिए दोस्तों, ये सभी की सभी बातें जो थी वो स्तंभदारी बंदोबस्त के अंतर्गत ये सभी बात इसमें शामिल था। तो ये सभी जो ऑप्शन होगा आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके, अब यहाँ पर हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। देखिए 8वां आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, 1798 ईस्वी की सहायक संधि के प्रारूप को किसने तैयार किया था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। तो देखिए दोस्तों, जो ये सहायक संधि हुई थी 1798 वाली, इसको प्रारूप जो तैयार किया गया था वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए 9वां प्रश्न हम लोग का क्या है, चौरी चौरा का हिंसक जो घटना था किस आंदोलन को रोक दिया गया था। तो देखिए डिस्टेंस, ये असहयोग आंदोलन जो ग्रीन पट्टी आपकी दिख रही है आप सभी लोगों को, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चौरी चौरा कांड जो था डिस्टेंस, उसमें क्या किया गया, पुलिस थाने में आग लगा दिया गया ना, तो क्रांतिकारियों के द्वारा, तो जिसमें गांधी जी जो इससे बहुत हतोत्साहित हुए। उनका ये मानना था कि देखिए वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन यहाँ पर हिंसात्मक कार्य हो गया जिससे उनको बहुत बुरा लगा। इसलिए डिस्टेंस देखिए, ये असहयोग आंदोलन को उन्होंने क्या किया, वापस ले लिया। और यहीं पर जो था महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में थोड़ा सा तानातनी या अनबन भी देखने को मिला है। जब आप इतिहास में देखेंगे थोड़ा सा, तो डिस्टेंस वहां से आपको अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए संविधान सभा में अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था। देखिए ऐतिहासिक उद्देश्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और संविधान सभा में इसकी जो प्रस्तुति की गई थी वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री, यानी स्वतंत्र भारत देश के अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 जब हम लोग का देश आजाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री जो बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो था आपका 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन किया गया। अब यहाँ से जब हम लोग बढ़े चलेंगे प्रश्नों की श्रृंखला में, तो यहाँ से हम लोग के अब देखिए ये जो प्रश्न था डिस्कशन मॉडल पेपर जिसका डिस्कशन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज का, तो ये सभी प्रश्नों का जो आप लोगों का जो है सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। मैंने उसमें आप लोग को एक्सप्लेन कर भी दिया अच्छे से। तो ये सब पूरा का पूरा प्रश्न हो गया डिस्टेंस, ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न थे जिनका डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ किया। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं अब खंड ख की ओर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपका क्या है, अकबर के काल में खुद काश्त व पाही काश्त किसानों में क्या अंतर था। खुद काश्त का मतलब हो गया हाथ से खेती करना, और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा खेती करना, जो व्यवस्था है उनके द्वारा खेती करना। तो उसमें क्या अंतर था अकबर के काल में देखा जाए तो उन किसानों में क्या अंतर था, क्या डिफरेंस था, इसके बारे में हम लोग से पूछा गया है। तो डिफरेंस चलिए इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो है, यानी स्वयं खेती करना और हाथ से खेती करने वाले किसानों में क्या अंतर था। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए, थोड़ा सा बात किया जाए इसमें, देखिए प्रश्न में देखिए याद रखिएगा, समझने की बात है, खुद काश्त और पाही काश्त ना, तो कंफ्यूजन न रहे आप सभी लोगों का। देखिए अकबर के शासनकाल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अकबर के शासनकाल में जो है मुख्य रूप से थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो आपका लिया जाए, देखा जाए रीड अलाउड, ये आपका जो जो दिलचस्प, इस पर जब लाइनिंग होगा तभी अच्छे से आपको समझ में। देखिए अकबर के शासनकाल के समय क्या हुआ, स्वखेती खुद काश्त करने वाले जो किसान वे थे जो अपनी जमीन के मालिक भी थे और उस पर काम भी करते थे। वे स्थायी रूप से देखा जाए तो गांव में रहते थे और अपनी जीविका के लिए खेती करते थे। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप ग्राम में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो बिना खेती के आप कुछ भी नहीं है। तो अपनी जीविका के लिए खेती करते थे, उन्हें अपनी कृषि गतिविधियों पर अधिक अधिकार और नियंत्रण प्राप्त था। दूसरी ओर देखा जाए तो हाथ से जो थे या पाई का खेती जो करने वाले किसान थे वो अनिवार्य रूप से किराएदार किसान थे। देखिए क्या होता है कि अगर गेहूं काटना होता है, धानों को काटना होता है, या अगर बीज को बोना होता है, तो उसमें खादों को फेंकना होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होते हैं, वो पैसे देकर जो मजदूर लिए जाते हैं, तो उसे ही हम लोग तरीके से कहते हैं किराएदार किसान थे।
दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे, जो दूसरों के भूमि पर काम करते थे और मुआवजे के रूप में किराया या अपनी उपज का हिस्सा देते थे। उनका अपनी कृषि पद्धतियों पर कम नियंत्रण था और वे भूस्वामियों की मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील थे। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण रूप से चीज देखने को मिला। ठीक है ना, ये एक महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों का टॉपिक। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों, और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है ना, केवल ये तो यहाँ पर इस प्रश्न को आप याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर अपने थोड़ा मॉडल पेपर की ओर आ जाते हैं। देखिए 12वां प्रश्न क्या है यहाँ पर, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल कब बने। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इस पेपर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब बढ़ते हैं हम लोग भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में देखा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में अगर कहा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में माने जाते हैं। और यह जो थे 1861 में, कब, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल बने। कब बने थे, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल बने। देखिए कनिंघम साहब के बारे में और थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास करें तो कनिंघम एक ब्रिटिश सेना इंजीनियर थे। कौन थे, ब्रिटिश सेना इंजीनियर। इन्होंने भारतीय इतिहास और पुरातत्व में गहरी रुचि विकसित की। उन्होंने क्या किया, पूरे भारतीय जगहों पर व्यापक सर्वेक्षण और उत्खनन भी किया, जिससे कई प्राचीन स्थलों और कलाकृतियों की खोज और संरक्षण हुआ। उनके काम ने भारतीय पुरातत्व के व्यवस्थित अध्ययन की नींव रखी और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। कनिंघम की खोज आज भी भारत में पुरातात्विक अनुसंधान को प्रेरित और मार्गदर्शन करती है। ठीक है दोस्तों, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो था वो भारतीय पुरातत्व का जनक के रूप में माना जाता है और 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल के रूप में उसे नियुक्त किया गया था। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपका। ठीक है ना, इसके साथ मान लीजिए दोस्तों, इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डीजी सर चैनल पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा 950 690 285 7 नाम के नंबर पर। किसी भी एक पेपर के 3 सेट का पीडीएफ पूरे सॉल्यूशन के साथ प्राप्त करने के लिए मात्र आपको हमारी टीम के द्वारा जो तैयार किया गया है मात्र 10 रुपए आपको पेमेंट करना है। उसमें क्या के टीम वर्क है, 2 लोग 3 लोग हैं। वैसे तो पूरा इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोग को फ्री मिल जाते हैं यूट्यूब चैनल पर कुछ एमबी खर्च करके ही। लेकिन यहाँ पर जो है पीडीएफ की बात हो रही है तो पीडीएफ बनाने में, अरेंज करने में समय लगता है और उसमें टीम वर्क है 2-3 जो हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं, जो भांजे जिनको सपोर्ट से ये कार्य हो रहा है, भाई है जो लिया गया है, जैसे सहयोग की बात की गई है, कुछ शिक्षक लिया गया है, तो उन लोगों ने अपने सहयोग की बात की है। तो देखिए मात्र 10 रुपए जो है आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है। देखिए मैंने कम्युनिटी में भी अपना एक क्वेश्चन डाला था आप लोगों से राय लेने के लिए। बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। तो चलिए डिस्टेंस एक एक करके हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये जो था, जो प्लेस है वो महात्मा बुद्ध जी के जीवन को किस तरीके से ये जो प्लेस है वो दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर जो बात करें हम लोग लुम्बिनी की, बुद्ध के जीवन से संबंधित जो निम्न स्थान है इसमें लुम्बिनी की अगर हम लोग बात करें जहां उनका जन्म हुआ। देखिए लुम्बिनी के बारे में अगर बात किया जाए तो जहां पर उनका जन्म हुआ, इनका, महात्मा बुद्ध जी का। बोध गया के बारे में बात किया जाए तो जहां उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, सारनाथ के बारे में अगर जहां बात किया जाए तो जहां उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर अपना पहला उपदेश दिया। और कुशीनगर के बारे में बात किया जाए तो जहां उनका निधन हुआ और परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो लुम्बिनी जहां उनका जन्म हुआ, बोध गया क्या है, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ जहां उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर अपना पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर जहां उनका निधन हुआ, या जिसे हम लोग परिनिर्वाण की बात भी कहते हैं। ये स्थान जो है सिद्धार्थ गौतम के जीवन में महत्वपूर्ण मील के पत्थर है, जो बाद में बुद्ध के नाम से जाने गए और दुनिया भर के बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के रूप में प्रतिष्ठित है। प्रत्येक स्थान जो है बौद्ध धर्म के विकास और प्रसार में गहरा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। तो ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी लोग हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया चीजें होती हैं, बहुत ही
शालीनता, और देखते हैं कभी कभी आप लोग को दिखेंगे भी लोग, तो ये बहुत ही उदारवादी लोग, मतलब बहुत दिखते हैं लोग कैसे किस तरीके से। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में थोड़ा सा हम लोग और समझने का प्रयास करें इसको थोड़ा डिटेल में, और तो देखिए इसमें क्या बातें निकल कर सामने आती हैं। बुद्ध के जीवन में देखिए लुम्बिनी क्या था, ये लुम्बिनी या सिद्धार्थ गौतम, देखिए गौतम बुद्ध जी का नाम सिद्धार्थ नाम था ना, बचपन का नाम। बाद में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। यह सिद्धार्थ गौतम का जन्म स्थान है, जो बाद में बुद्ध के नाम से जाना गया। यह वर्तमान में देखा जाए तो नेपाल में स्थित है, यानी देखा जाए तो वर्तमान में जो है, जो ये लुम्बिनी है वो कहाँ पर है, नेपाल में है। बी की बात करें, देखिए बोध गया, यह वह स्थान है जहां बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह भारत के बिहार राज्य में स्थित है। तो देखिए डिस्टेंस, बोध गया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, और उसके वजह से जो है भारतवर्ष की ही नहीं, बिहार की नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व स्तर पर जो है ये पहचान अपना बनाता है। ठीक है ना, ये जो उनका महत्वपूर्ण जो चीजें थी, उनकी जो महत्वपूर्ण उनके क्रियाकलाप थे। सारनाथ के बारे में हम लोग बात करें, देखिए वह स्थान है जहां बुद्ध ने अपने 5 पर्व साथियों को अपना पहला उपदेश दिया था। अपने 5 पूर्व साथियों को अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से भी जानते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र बौद्ध ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय शहर वाराणसी के पास स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग के लिए भी बहुत गर्व की बात है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले का ये आप लोगों का चैनल है जिससे आप स्टडी कर रहे हैं। तो यह भारतीय शहर वाराणसी के पास स्थित है, और हमारे यहाँ के जान रहे हैं किस समय जो वर्तमान सांसद है वो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है ना। डी में हम जब बढ़ते हैं, देखिए कुशीनगर की ओर, तो यह वह स्थान है जहां कहा जाता है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण या अंतिम निर्वाण प्राप्त किया था। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह स्थान जो है बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, और बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं में बहुत महत्व रखते हैं। ये डिस्कस समर्पित है 4 जो प्लेस है वो महात्मा बुद्ध जी को। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न चल रहा है डिस्कस, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन चल रहा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्नों की सीरीज है जो आपके सम्मुख जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज ने रखा हुआ है। तो डिस्कस ठीक है, इसमें बुद्धिजीवियों ने इस पेपर को अपना सेट किया हुआ डिस्कस, जिसका डिस्कशन मैं केवल आप लोग के साथ कर रहा हूँ। तो पेपरों की महत्व को समझिएगा, इसके सॉल्यूशन के महत्व को समझिएगा, और जबरदस्त तरीके से स्टडी कीजिएगा डीजे सर चैनल के साथ, क्योंकि जिस पर भी बात होगा जबरदस्त तरीके से होगा बात। ठीक है डिस्कस, वास्तव में ये बवाली वीडियो रहेगा, और ये बवाली सीरीज जो चालू की गई है डीजे सर चैनल पर, ये आप सभी लोगों को एकदम जबरदस्त तरीके से तैयार करेगी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। 1857 के विद्रोह के किन्हीं 2 प्रमुख केंद्रों और उनके नेताओं के नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए 1857 का जो विद्रोह है दोस्तों, तो प्रत्येक विद्यार्थी को जानना चाहिए, पेपर में आए चाहे ना आए। जीवन में हर जगहों पर आपका 1857 क्रांति की बात होगी। जब भी देश की आजादी की बात होगी, तब 1857 के क्रांति की बात जरूर होगी। देखिए 1857 के विद्रोह के 2 प्रमुख केंद्र अगर देखा जाए तो दिल्ली और लखनऊ थे। हालांकि देखा जाए तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था ये ना, जो मंगल पांडे जी की बात होती है, लेकिन यहाँ पर 2 प्रमुख केंद्र के बारे में हम लोग दिल्ली और लखनऊ को चुना गया है। देखिए इस समय में दिल्ली और लखनऊ आप उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और भारतवर्ष की राजधानी नई दिल्ली है, तो दोनों को लिया गया यहाँ पर भी दिल्ली और लखनऊ। देखिए दिल्ली में अगर हम लोग बात करें तो विद्रोह का जो नेतृत्व था वो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, बादशाह B1 B2। ठीक है ना, इसके द्वारा आप लोग मुगल सम्राट के पूरे जो वंशज उनको याद रख सकते हैं। तो अंतिम मुगल सम्राट जो थे, इसके बाद मुगल सम्राटों को पता नहीं चला कहाँ लोग किधर हो गए, कैसे हो गए, किस तरीके से, तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, जिन्हें विद्रोह के प्रमुख के रूप में देखा गया। मुगल शासन को बहाल करने की उम्मीद में दिल्ली के लोग उनके चारों ओर एकजुट हो गए, और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध के आपातस्थित नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ से कौन थे? अवध के आपातस्थ जो नवाब की पत्नी थी बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सेना के खिलाफ प्रतिरोध को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोनों नेताओं ने दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में अपने अनुयायियों को प्रेरित और एकजुट किया, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अध्याय था। ठीक है दोस्तों, तो कुछ कारणों की वजह से, कुछ गद्दारों की वजह से
वो 1857 की जो क्रांति थी, एकजुटता के न होने की वजह से वो विफल हो गई। ठीक है डिविजन, तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिला था। 15वां देखिए जो है यहाँ पर, भारत का संविधान कब लागू हुआ और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जीवन में आपको हर पड़ाव पर काम देने वाला ये प्रश्न है। भारत का संविधान, और इसे याद रखिएगा, खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए, क्योंकि ये केवल, मैं नहीं चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण कंटेंट जो है वो केवल कुछ लोगों तक सीमित रहकर रह जाए। इसे आप दूर तक फैलाइए। बहुत ही स्ट्रगल के साथ ये जो कंटेंट है आप सभी लोगों के लिए बनाया जा रहा है, और इसकी मर्यादा को समझिए डिविजन्स, और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण साधन जो होता है वो शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो खुद भी लाभ उठाइए इसका और दूसरों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए। भारत का संविधान कब लागू हुआ? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, भारत का संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देखिए 26 नवंबर 1949 को रेडी कर दिया गया था और कुछ जगहों पर लागू भी कर दिया गया था, लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक के ऊपर जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है ना, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। भारतीय देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, 299 सदस्यों वाली इस सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए लगभग 3 वर्षों तक अथक परिश्रम किया था, जो किसी भी देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आप जानते हैं कि हमारे जो देश का, भारतवर्ष का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित किया गया, और शासन, मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के लिए रूपरेखा तैयार की गई। और इसमें देखा जाए तो जो हमारे महत्वपूर्ण है, देखिए जब भी संविधान की बात होती है तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो चरण है वो स्वतः ही दिखाई देने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उनका, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो भारत का संविधान जो है अपने निर्माताओं की दूरदर्शिता और समर्पण का प्रमाण है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। और जानते हैं कि भारतवर्ष जो देश है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य भी भारतवर्ष ही है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है दोस्तों, कि हम लोग भारतवर्ष जैसे देश में रहते हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए अपने सेशन को हम लोग लेकर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा साउंड वगैरह अगल बगल से चीजें देखने को मिलती रहेंगी आपको, तो उससे बिल्कुल भी आप लोग डाइवर्ट मत होइए, और जबरदस्त तरीके से चलते रहिए। और 16वें प्रश्न की ओर, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए ये प्रश्न है आपका, थोड़ा सा अंदर से प्रश्न भी मिल जाते हैं पेपर में, और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसको सुझाया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन करना, ये हम लोग का प्रश्न है, कौन हो जाएगा? 16वां है। आइए चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन। देखिए भोपाल की अगर देखा जाए, बेगमों ने भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को जो विश्व धरोहर स्थल है सांची की स्तूप की सुरक्षा और संरक्षण में देखा जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस तरीके से निभाई? सांची स्तूप जो था वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का एक प्राचीन काल का जो बौद्ध स्मारक था, बौद्ध धर्म को समर्पित बौद्ध स्मारक है, और इसे भारत की सबसे पुरानी पत्थर संरचनाओं में से एक माना जाता है। भोपाल की बेगम जो भोपाल रियासत की महिला शासक थी, ने स्तूप के संरक्षण और जीर्णोद्धार को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बेगमों के संरक्षण में सांची स्तूप में व्यापक पुनर्स्थापना कार्य किया गया, जिसमें स्मारक के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत और पुनर्निर्माण भी शामिल किया गया। कि ये उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। यानी जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में जो सांची का स्तूप जो शामिल किया गया है, तो इसमें देखिए किस तरीके से उसकी सुरक्षा में इन लोगों ने अपना योगदान दिया, यानी वो क्षतिग्रस्त होने के बाद भी किस तरीके से अपना उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, और रख रखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की, और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने के लिए उन्होंने दस्तावेजी या अनुसंधान को, या और भी बड़े जो लोग हैं उनको भी उसमें शामिल किया गया। आसपास के क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया गया, और तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए जो है साइट तक पहुंच की सुविधा बनाई गई, उनके लिए सड़कें बनाई गई ताकि वो लोग वहां जाएं, उन चीजों को देखें, और
उनके भौतिक संरक्षण में योगदान नहीं दिया, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत स्थल के रूप में भी उन जो बेगमों ने था अपना सराहनीय योगदान दिया। और उसके प्रति जो था, जो सांची का स्तूप है, उसके प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाया उन्होंने, जो कि विरासत के रूप में आज जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर की श्रेणी में आज भी चीजें जो है शामिल की गई है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अभिलेखों के अध्ययन के समय अभिलेख शास्त्रियों को होने वाली कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। ध्यान सुनिए, अभिलेखों के अध्ययन के समय अभिलेख शास्त्रियों को होने वाली कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। ये आपका प्रश्न संख्या 17 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आपका सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए इस प्रश्न की ओर, तो देखिए जब बनाई गई थी तो कुछ समस्याएं मुख्य रूप से थी। जैसे पहला क्या था, प्राचीन लिपियों को समझना। यानी बनाना देखिए कठिन काम नहीं है, लेकिन समझ के चीजों को मत बनाना। ठीक है ना। जैसे देखिए आदि पुरुष जो मूवी आई थी, कितनी जबरदस्त मूवी नाम रखा गया था, लेकिन क्या किया गया उसको, मानी कितना बाइकाट हुआ उसका, कितना मतलब विरोध किया गया। तो चीजें जो है अध्ययन किया गया, लेकिन लिपियों को समझना नहीं, समझा नहीं गया उसको, तो मनमाने तरीके से मतलब प्रेजेंट कर दिया गया। तो चीजों को समझना और प्रेजेंट करना उसी रूप में, ये बड़ी चीज है। जैसे आप पुराने रामायण को देखते हैं तो होता है ना, एकदम पूरा का पूरा एकदम कैरेक्टर दिखता है सभी का, एकदम जबरदस्त तरीके से सभी चीजें दिखती है। तो प्राचीन लिपियों को समझना, जैसे कहा गया कई शिलालेख हो गए प्राचीन या अस्पष्ट लिपियों में लिखे गए हैं, जिन्हें समझना मुश्किल हो सकता है। सटीक व्याख्या करने के लिए अगर देखा जाए तो पुरालेख शास्त्रियों की भाषाई और पुरालेख संबंधी सिद्धांतों का गहरा समझ होना बहुत जरूरी है। तो उसके व्याख्यान को आप साधारण तरीके से स्वतः नहीं समझ पाएंगे। और शिलालेखों का खराब होना, भाई जाहिर सी बात है, इतनी पुरानी चीजें होती हैं तो वो डैमेज होना उनका स्वाभाविक है, टूट फूट का शिकार हो जाती है, वो पढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्षरण होने लगता है। भाई प्राकृतिक वातावरण भी तो दूषित हो रहा है, प्रकृति भी, प्राकृतिक प्रदूषण नहीं हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। तो प्रदूषण हो रहा है तो भाई तो वहां पर भी तो प्रदूषण रहेगा, एक व्यक्ति के ऊपर, पूरे जीव जंतुओं के ऊपर, घर मकान गृह के ऊपर, सभी के ऊपर दिखने को मिलता है। यानी शिलालेखों का खराब होना वो निश्चित है, वो क्षरण उनका होना ही है। तो लेकिन अभिलेख शास्त्रियों का उनका इसमें योगदान है कि जो अध्ययन के लिए वो लोग अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, जिसके द्वारा वो उनको समझना थोड़ा आसान बन जाता है। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हो जाएगा इसमें पॉइंट, शिलालेखों का विखंडन। जो कई शिलालेख हैं कुछ कारणों की वजह से खंडित हो गए या अधूरे हैं, जिसमें पाठ का पूरा संदर्भ भी नहीं लिखा गया। तो जाहिर सी बात, जब संदर्भ भी नहीं लिखा गया तो उसका अर्थ आप कैसे समझ पाएंगे। और पूरा लेख शास्त्री भी जो है अगर उतने अध्ययनरत नहीं है तो वो भी उन चीजों को नहीं बता पाएंगे। और सावधानी पूर्वक टुकड़ों को एक साथ जोड़ना चाहिए और प्रासंगिक सुरागों का उपयोग करके और तह तक जाना चाहिए। तो वैसे जो दूरदर्शी लोग या उतने जो समर्पण भाव वाले व्यक्ति का भी तो मिलना जरूरी है। भाई सभी लोग तो ऐसे मिलेंगे नहीं। तो ये चीजें देखने को मिलती है। और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ, यानी सटीक व्याख्या के लिए देखा जाए तो शिलालेखों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। और इतिहास, धर्म और सामाजिक जो रीति रिवाज हो गए, तो ये सभी महत्वपूर्ण जो बातें होती है मुख्य रूप से इसमें शामिल की जाती है। और पांचवा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट जो हो जाएगा, व्याख्या और अनुवाद। व्याख्या और अनुवाद जो है इसमें ये भी शामिल है। शिलालेखों का अनुवाद और व्याख्या करने के लिए मूल पाठ में अगर देखा जाए तो प्रयुक्त भाषा, व्याकरण और मुहावरे का भी ये सभी देखिए चीजें यूज की जाती हैं। इसमें क्या होता है, समझने में थोड़ा सा और आसानी होता है इसको। ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न क्या है, जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ 18वें प्रश्न की ओर, बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन है, 18 हो जाएगा। जब इसमें बढ़ते हैं एडिशन, देखिए हम लोग 18वें प्रश्न की ओर, तो देखिए 18वें प्रश्न का जो सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बासरिया जो सूफी परंपरा है, जो दोनों अगर देखा जाए तो इस्लामी कानूनी और आध्यात्मिक परंपराएं हैं। ठीक है ना, जिनकी जड़ें जो है वो कुरान और हदीस, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे की बातें और उनके कार्यों की शिक्षाओं का अध्ययन है। ठीक है ना। बासरिया परंपरा अगर देखा जाए, जिसे इस्लामी न्याय शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है, और इस्लाम के कानून और नैतिक पहलुओं पर केंद्रित है, जिसमें पूजा, पारिवारिक कानून और वित्तीय लेन देन जैसे मामलों को रखा गया है। ठीक है ना। और यह कुरान और हदीस के साथ साथ
इस्लामी न्यायविदों की महत्व विद्वतापूर्ण व्याख्यानों पर भी आधारित होता है, ठीक है ना, जो बेशरिया होता है। और दूसरी ओर बाशरिया की बात करें तो सूफी परंपरा इस्लाम के भीतर एक रहस्यमय और आध्यात्मिक परंपरा है, जो आस्था के आंतरिक आध्यात्मिक आयाम पर जोर देता है। देखिए सूफीवाद क्या होता है, ध्यान, जप और धिक्कार, यानी ईश्वर का स्मरण, परमात्मा का स्मरण, अल्लाह का स्मरण, ठीक है ना। तो सूफीवाद ध्यान क्या होता है, जप और धिक्कार जैसी प्रथाओं के माध्यम से परमात्मा का प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त करने पर जोर देता है। सूफी देखिए क्या ईश्वर से निकटता पाने और अंततः परमात्मा से मिलन पाने के लिए अपने दिल और आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि जब तक जो दिल और आत्मा जब शुद्ध ही नहीं होगा तो चीजें कहां से सब कुछ देखने को मिलेगा। और इन मतभेदों के बावजूद भी अगर देखा जाए तो दोनों जो परंपराएं हैं वो इस्लाम की शिक्षाओं में एक समान आधार रखते हुए और इस्लामिक जो सिद्धांत है उन्हीं पर दोनों है, ठीक है ना, प्रतिबद्धताएं साझा करती हैं आपस में। तो बेसरिया और बासरिया जो दोनों है, दोनों सूफी परंपराएं जो है व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन के मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है, ठीक है ना। और ईश्वर के करीब लाने का वो लक्ष्य रखती है कि कैसे ईश्वर को, कैसे अल्लाह को, कैसे परमात्मा को प्राप्त किया जा सके, ठीक है ना। तो सूफी परंपरा जो बेसरिया या बासरिया की बात होती है, तो सूफी परंपरा इस्लाम के आध्यात्मिक और रहस्यमय पहलुओं पर जोर देता है, ठीक है ना। तो बासरिया जो होता है वो कानूनी और नैतिक मामलों पर, और बेसरिया जो, तो यहाँ दोनों को देख लीजिए, लास्ट में भी देखिए यहाँ पर व्याख्यान थोड़ा सा आप लोग को स्पष्टीकरण किया गया है इसका, ठीक है ना। ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर नोटेशंस नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छोटे बच्चे हैं, शाम का समय है, गली में लग खेल रहे हैं, इसलिए थोड़ा शोरगुल भी है, ट्रेन भी जा रही है। बड़े इस विजयनगर की जल लोकल एरिया है, डिविजन्स बहुत बड़े कॉलोनी में नहीं रहते हम लोग की, बहुत शांति रहे, माहौल रहे, यहाँ पर हंसते खेलते रहते हैं लोग, एकदम हर समय चहल पहल रहता है। और भारत पब्लिक स्कूल के ऑफिस में बैठ के मैं आप लोग के लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता है, किस प्रकार किया जाता था। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए विजयनगर की पानी की जरूरतें अगर देखा जाए तो सरकारी पहल, सामुदायिक भागीदारी और बुनियादी ढांचे के विकास के संयोजन के माध्यम से पूरी की गई। भाई जाहिर सी बात, देखिए अगर समस्याएं बड़ी होंगी तो समस्याओं का समाधान के लिए जो है वो एकजुटता भी बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो आप, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो, लेकिन आपकी एकजुटता बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। सरकार को भी उसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, स्थानीय सरकार को भी, राज्य स्तरीय को भी। स्थानीय सरकार ने निवासियों को क्या किया, निरंतर और विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जल आपूर्ति परियोजनाओं को लागू भी किया। इसमें जल उपचार संयंत्रों का निर्माण भी किया गया, पाइपलाइनों की स्थापना की गई और पानी को संग्रहित करके भंडारण सुविधा का भी विकास किया गया। या जब जरूरत पड़े तब पानी उनको दिया जाएगा, ठीक है भाई। किसी चीजों का भंडारण भी तो जरूरी है कि स्टोर में आपके पास कितनी चीजें हैं स्टॉक में, अगर अचानक दुविधा आ गई, अचानक समस्या आ गई, तो उसके भंडारण में आपने क्या रखा हुआ है, क्या तैयारियां की हुई है। तो इसके अतिरिक्त सामुदायिक भागीदारी, जैसे किसी वर्ष फसल हुआ, किसी वर्ष नहीं हुआ, तो आपका स्टॉक जो रहता है वो स्टॉक ही खोला जाता है, वही काम देता है, ठीक है ना। पानी की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। स्थानीय निवासियों को जल संरक्षण प्रयासों में, जैसे वर्षा का जल कैसे संग्रहण किया जाए, कैसे कम से कम पानी को आप कैसे यूज करके भी अपने कामों को आसान बना सकते हैं, इसकी भी लोगों के अंदर समझ पैदा किया गया, ठीक है ना, दृष्टिकोण किया गया, ताकि मतलब लोगों के अंदर इसकी समझ पैदा हो, ठीक। देखिए जल संरक्षण का प्रयास जो किया गया और उसके लिए बुद्धिजीवियों को लाया गया सबके समक्ष, जलाशयों का निर्माण किया गया, मौजूदा पाइपलाइन जो है उसको बड़े पैमाने पर विकसित किया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकारी पहल, सामुदायिक भागीदारी और बुनियादी ढांचे के विकास के मिलन से ही जो है वो विजयनगर की पानी की जरूरतों को पूरा किया गया था उस समय, जो अपनी दैनिक जरूरतों के लिए स्वच्छ और विश्वसनीय पानी उन लोगों को मिलता था, ठीक है। तो ये प्रश्न भी जो रहेगा आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। 20वें प्रश्न की ओर मिलाते हैं। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार अपनी जमींदारी पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार जो थे वो अपनी जमींदारी पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन हो जाएगा, 20वां है। तो चलिए आइए 20वें प्रश्न को देखते हैं नोटिस।
देखिए स्थायी बंदोबस्त के बारे में थोड़ा सा हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। स्थायी बंदोबस्त के दौरान देखा जाए, जिसे 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया गया था, जमींदारों ने क्या किया, विभिन्न तंत्रों के माध्यम से अपनी भूमि जोत पर नियंत्रण बनाए रखा, ठीक है ना। और ऐसा करने का एक प्रमुख तरीका जो था, भू राजस्व संग्रह की प्रणाली थी। स्थायी बंदोबस्त के तहत क्या किया गया, जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया था और वो ब्रिटिश सरकार को राजस्व की एक निश्चित राशि जो था भुगतान के रूप में वो देने के लिए जिम्मेदार थे। भैया आप कहीं से वसूलिए लाइए, लेकिन उनको सामने वाले को दीजिए। इससे उन्हें भूमि पर स्वामित्व और नियंत्रण का एहसास हुआ। साथ ही इसकी उत्पादकता और लाभप्रदता में भी उनको हिस्सेदारी मिली। भाई जाहिर सी बात है कि जब उनको मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा, तभी वो उसके लिए समर्पित भी रहेंगे, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त जो था, जमींदारों ने अपनी भूमि जोत पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपने सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव का भी इस्तेमाल किया। उसमें उनमें से कई के स्थानीय जो प्रशासन थे, घनिष्ठ संबंध भी थे, और वे भूमि जो थे उपयोग और राजस्व संग्रह से संबंधित निर्णयों को प्रभावित करने में सक्षम थे, ठीक है ना। जमीन पर काम करने वाले किराएदार किसानों का भी प्रयोग होता था, और जो उस जमीन के मालिक किसान थे वो भी अपने भूमिका को मजबूत तरीके से करते थे, पूरा करते थे। इससे उन्हें अपनी भूमि जोत पर मजबूत पकड़ बनाए रखने और अपने अधिकार के लिए किसी भी चुनौती का विरोध करने का अनुमति मिला, और कानूनी स्वामित्व के रूप में किया गया, और सामाजिक प्रभाव भी देखने को मिला। और सैन्य शक्ति के संयोजन में देखा जाए तो जमींदारों को स्थायी बंदोबस्त के दौरान अपनी भूमि जोत पर नियंत्रण बनाए रखने में उनको एक सक्षम भी मिला, उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल भी मिला, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना रहेगी। चलिए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 21वां प्रश्न भी, बहुत सब एक से बढ़कर एक प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये सेशन है, बहुत ही ज्यादा। आप लोग अगर यदि हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप लोग खुद जानते होंगे कि ये जो सेशन है कितना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। भले लाइक मत कीजिए, लाइक करने से एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, लेकिन मैं आप लोग को नहीं कहूंगा कि इसे लाइक कीजिए, लेकिन इसे शेयर जरूर कीजिएगा। संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था, ठीक है ना। उद्देश्य प्रस्ताव में देखा जाए तो किन आदर्शों पर विशेष रूप से जोर दिया गया था। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए 1949 में पाकिस्तान की संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत जो था उद्देश्य संकल्प में कई प्रमुख आदर्शों पर जोर दिया गया था, जिनका उद्देश्य देश के भविष्य के शासन और विकास का मार्गदर्शन करना था। प्रस्ताव में देखिए लोकतंत्र को शामिल किया गया, कैसे सामाजिक न्याय होगा इसके बारे में बात किया गया, कैसे जो समानता होगी नागरिकों के बीच में ये बात किया गया, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी उनके सिद्धांतों पर भी जोर दिया गया। यानी ये सभी जो थे वो उद्देश्य प्रस्ताव के ये सभी संकल्प थे, उसमें उद्देश्य संकल्प में इनको प्रस्तुत किया गया था। इसने कानून के शासन को बनाए रखने, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, कल्याण को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया गया था इसमें, और सहिष्णुता, आपसी सम्मान, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, विविध समुदायों और धार्मिक समूहों में कैसे शांतिपूर्ण तरीके से वो रह सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी स्थापित कर लिया जाए उसमें, आर्थिक विकास भी हो और गरीबों का उन्मूलन भी उसमें हो, और सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था मिले उनको, शिक्षा की व्यवस्था मिले उनको, ठीक है ना। तो सभी बुनियादी जो ढांचे हैं, सभी जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं, सभी तो उनकी जो पहुंच बने, ठीक है ना। तो ये उद्देश्य का संकल्प लिया गया था, ठीक है ना। बुनियादी आवश्यकताओं के प्रस्ताव के महत्व के रूप में देखा गया था इसको, सभी चीजें जो इसमें शामिल करके उद्देश्य प्रस्ताव में सभी व्यक्ति जो है, किसी भी धर्म के, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के, तो सभी के लिए सुनिश्चित किया गया उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना जो एक समाज बनाना था, ठीक है ना। इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित एक समाज बनाना था। इसने एक ऐसे राज्य की स्थापना करने की मांग की जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और अपने सभी नागरिकों की भलाई को बढ़ावा भी देगा। संक्षेप में अगर देखा जाए तो उद्देश्य प्रस्ताव ने पाकिस्तान के भविष्य के शासन और विकास के लिए मूलभूत सिद्धांतों के रूप में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र की बात किया जाए, समानता, न्याय, सामाजिक कल्याण और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के आदर्शों पर इसमें विशेष रूप से जोर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये था उद्देश्य प्रस्ताव, बहुत ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। दोस्तों देखिए हम लोग अब बढ़ते हैं यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कंटेंट आप सभी लोगों का।
देखिए पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे, पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते थे, स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे। देखिए दो प्रश्न है यहाँ पर, इन प्रश्नों पर भी हम लोग बात करते हैं डिस्कस। यहाँ पर देखिए आप लोगों का 22वां जो प्रश्न है, पुरातत्ववेत्ता जो है अतीत का पुनर्निर्माण कैसे करते थे। देखिए पुरातत्वविद जो होते थे वो वैज्ञानिक तरीकों, सावधानी पूर्वक विश्लेषण और भौतिक साक्ष्यों की व्याख्या के रूप में अगर देखा जाए तो कि संयोजन के माध्यम से देखा जाए तो अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की तकनीकें और दृष्टिकोण शामिल हैं जो उन्हें प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों और ऐतिहासिक घटनाओं की तस्वीरों को एक साथ जोड़ने की अनुमति देते हैं, ठीक है ना। अतीत का वो पुनर्निर्माण करते हैं भाई, पुरातत्वविद जो होते हैं वो अतीत का निर्माण करते हैं और अतीत को आधुनिक के साथ जोड़ते हैं, ठीक है ना। वो पुरानी चीजों को देखा जाए तो नई चीजों के साथ जुड़कर कैसे तालमेल मिलाकर बढ़ सकते हैं आगे हम लोग, इस पर वो काम करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस वीडियो को हम लोग रोक भी नहीं सकते, कुछ बच्चे आए हैं। चलिए डिस्टेंस कोई बात नहीं, हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। और घटनाओं की तस्वीर को एक साथ जोड़ने की अनुमति देते हैं। इस प्राकृतिक क्रिया में अगर देखा जाए तो बताया जाएगा। देखिए पुरातत्वविद क्या होते हैं, अतीत के पुनर्निर्माण के लिए करते हैं। और पुरातत्वविद जो होते हैं उपयोग की जाने वाली प्राथमिक विधियों में से अगर देखा जाए तो एक जो है उत्खनन है, इसमें उत्खनन को शामिल किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। उत्खनन क्या करता है डिविजन, देखिए प्राचीन स्थलों से देखा जाए तो कलाकृतियां मिलती हैं, संरचनाएं मिलती हैं, कुछ अवशेष मिलते हैं जो पुरानी चीजों को उजागर करते हैं ना। और बहुत सावधानी से और विस्तार से इसका अध्ययन भी जरूरी होता है। जो कलाकृतियां मिलती हैं उनको समझने के लिए भी वैसे लोग होने चाहिए। और मिट्टी के परतों का दस्तावेजीकरण करना, और पुरातत्वविद जो होते हैं वो कालक्रम को स्थापित करते हैं। तो जो भी कलाकृतियां मिलती हैं उनका पूरा का पूरा जो होता है उनकी शैली को पता करना, उनकी विशेषता को पता करना और पूरा का पूरा जो उन पर अध्ययन करना, पूरे समझ को पैदा करना, उसमें अपने समझ को पैदा करना, विकसित करना, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस वो एक बहुत ही व्यापक हो जाता है, ठीक है डिस्टेंस। और पुरातत्वविद के बिना वो पॉसिबल नहीं है। पुरातत्वविद अगर देखा जाए तो पिछले समाजों के दैनिक जीवन, सामाजिक संरचनाओं और तकनीकी क्षमताओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अतीत के पुनर्निर्माण का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जो है पर्यावरण और पारिस्थितिक डेटा का विश्लेषण भी है। देखिए केवल मनुष्यों की बात नहीं होती, जैसे पौधों और जानवरों के अवशेषों का भी अध्ययन बहुत जरूरी है कि अगर उस समय में थे तो उस समय में पौधे कैसे थे, पेड़ कैसे थे, वनस्पतियां कैसी थी, जानवर कैसे होते थे, उनमें क्या जो देखने का साक्ष्य मिला है, कैसे वो कोऑर्डिनेशन बनता था लोगों के बीच में। तो पूरे पारिस्थितिक तंत्र को अध्ययन करना, पूरा का पूरा प्राकृतिक संसाधनों की हर व्यवस्थाओं का अध्ययन करना, तो वो पूरा का पूरा डिस्टेंस वो जो है पूरा तत्वविद वो करते हैं। अतीत को जोड़ते हैं वो, ऐतिहासिक और मानव शास्त्रीय अनुसंधान का भी वो लोग सहारा लेते हैं, अभिलेखों का सहारा लिया जाता है, मौखिक इतिहास के बारे में जो हम जान रहे हैं उसको, और समकालीन जो समाज के माध्यम से जो हमें इतिहास मिला है उन इतिहासों को दोनों को जोड़ते हैं। फिर दोनों में जो निष्कर्ष निकलता है उसे बनाकर वो अपना एक इतिहास देते हैं, अपनी एक नई रचना देते हैं, ठीक है ना। वंश विज्ञान अध्ययनों के साथ जो होता है पुरातात्विक साक्ष्य की तुलना करना शामिल हो सकता है, ठीक है। इसमें जो सभी की सभी बातें जो होती है मुख्य रूप से इसमें शामिल की जाती है। तो पुरातत्व देखिए क्या करते हैं, उत्खनन, कलाकृतियों के विश्लेषण, पर्यावरण जो अनुसंधान हो गए, ऐतिहासिक और मानव शास्त्रीय अध्ययन हो गए। तो इन सभी के संयोजन के द्वारा जो होता है वो बहुआयामी दृष्टिकोण वो उत्पन्न करते हैं। प्राचीन सभ्यताओं और ऐतिहासिक घटनाओं की विस्तृत और सूक्ष्म समझ को एक साथ जोड़कर वो अपने क्या करते हैं दृष्टिकोण को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और ये इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। और ये जटिलता जो है बहुत ही मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो उन्हें भी सत सत नमन है, वो जो इतने चीजों को उजागर करते हैं, सबक चलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। देखिए अथवा में भी जो प्रश्न दिया गया मैं इसका भी डिस्कशन आप लोगों के साथ कर दे रहा हूँ। स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे, स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे। तो चलिए इसके फुल डिस्कशन पर हम लोग बढ़ते हैं डिस्कशन। यहाँ पर स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, ठीक है ना। इसमें जब बढ़ते हैं देखिए स्तूप क्या होता था, जो प्राचीन संरचनाएं थी बौद्ध धर्म को समर्पित, ठीक है ना, जिसमें सम्राट अशोक की बात विशेष रूप से आती है। बौद्ध धर्म में जब जोड़कर उनको भी थोड़ा सा बात किया जाता है यहाँ पर। तो महात्मा बुद्ध जी की बात अगर किया जाए कि स्तूप प्राचीन संरचनाएं जिनका
बौद्ध संस्कृति में बहुत महत्व है। वे आमतौर पर देखा जाए तो गुंबद के आकार का स्मारक होता है, जैसे गुंबद के आकार का, ठीक है ना, गोलाकार गुंबद के आकार का होता है, जो बुद्ध या अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों के अवशेषों के लिए पूजा और श्रद्धा के स्थान के रूप में काम करते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े छत्रों के रूप में, बनाया जाता है उनको। और स्तूपों का निर्माण जो होता है एक जटिल और पेचीदा प्रक्रिया है। ये इतना आसान काम नहीं है कि आप तुरंत बना लिए, जैसे कोई मकान हो गया आज कालम पर खड़ा हो जा रहा है, सट सट पता चला मॉल बन के तैयार हो गया 2 महीने में। तो ये इतना आसान काम नहीं था उस जमाने में, और जिसमें टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी। और उनका डिजाइन और उद्देश्य सदियों से विकसित हुआ था। स्तूपों की जो उत्पत्ति का जो पता चला वो प्राचीन भारत में लगाया जा सकता है, जहां इन्हें शुरू में राजाओं या धार्मिक नेताओं जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अवशेषों को स्थापित करने के लिए बनाया गया था मुख्य रूप से। शुरुआती स्तूप देखा जाए दोस्तों तो मिट्टी या पत्थर के साधारण टीले थे, और जैसे जैसे बौद्ध धर्म का अभ्यास जो था वो पूरे एशिया में फैला, तो स्तूपों का डिजाइन, निर्माण, भाई और भी विशेष लोगों का, और भी महत्वपूर्ण लोगों का, और भी बड़े व्यक्ति जो थे उनका ध्यान आया उस पर। तो स्तूप का निर्माण जो था वो उपयुक्त स्थल के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई कि कैसे और उसमें सुंदरता को लाया जाए, कैसे उसमें और दृष्टिकोण को अपने बदला जाए। तो प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व को भी उसमें और विशेष ध्यान दिया जाए ना, कैसे उसे और साफ तैयार से तरीके से तैयार किया जाए। और स्तूप के वजन का समर्थन करने के लिए भी नींव रखा गया। स्तूप के आकार और आयामों की गणना जो था पारंपरिक बौद्ध वास्तुशिल्प सिद्धांतों के अनुसार किया गया, ठीक है ना, और पूरी ही सावधानी के साथ किया गया, ठीक है ना। प्रतीकात्मक और ज्यामितिक जो रचनाएं बनाई गई उन पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया इसका, ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए क्या है, व्यू परमिशन नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं अंडरलाइन नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर व्याख्यान जिस तरीके से आपका सभी लोगों को पूरा मैं इसमें समझाते हुए चल रहा हूँ ये पूरे के पूरे सेशन को। एक बार देखिए डिस्टेंस नींव तैयार हो जाने के बाद क्या होता है, स्तूप के मूल भाग का निर्माण जो होता है वो ईंटों के माध्यम से, पत्थर के माध्यम से, अन्य सामग्रियों के संयोजन से किया जाता है। देखिए बाद में क्या किया गया, मिट्टी की जगह पर अब ईंटों को लाया गया, पत्थरों को लाया गया, और वो भी उच्च कोटि के, और अन्य सामग्रियों का भी इसमें संयोजन, यानी उनको जोड़कर ये पूरा काम होने लगा। फिर कोर को प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस जो जिसकी बात करते हैं, प्लास्टर की एक परत से ढक दिया जाता था, जिसे नक्काशी में और भी सुंदरीकरण उसका किया जा सके, और इसे और दूर समय तक यानी और लंबे समय तक जो है आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए रखा जा सके। और प्रबुद्ध प्राणियों के आध्यात्मिक अधिकार का प्रतीक भी ये माना जाता है। स्तूप का देखिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में एक अवशेष जो होता है इसका कक्ष भी, यानी स्तूप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वो कक्ष होता है, जो संरचना के केंद्र में स्थित होता है। इसमें पवित्र अवशेष या कलाकृतियां शामिल होती हैं। पवित्र अवशेष जो होते हैं वो इसी अवशेष कक्ष में होते हैं। अवशेष कक्ष जो होता है अक्सर देखा जाए तो पत्थर या धातु के दरवाजों से सील रहता है, वो बंद कर दिया जाता है उसको, उसमें कोई मतलब तुरंत हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसे स्तूप का सबसे पवित्र और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हिस्सा माना जाता है, ठीक है ना। इसमें पहुंच जो होती है इतनी आसान नहीं होती है। तीर्थयात्री और जो भक्त जो होते हैं अक्सर इस स्तूपों के अवशेष के प्रति अपने सम्मान को प्रकट करते हैं। फूल हो गया, धूप हो गया, और अन्य प्रतीकात्मक जो उपहार ले जाते हैं वो अपने चरणों को, अपने सर को समर्पित करते हैं, मतलब वहां पर प्रणाम करते हैं, ठीक है ना। तो स्तूपों का निर्माण भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास है, और ये सभी के बस की बात भी नहीं है। अक्सर योग्यता निर्माण या धार्मिक भक्ति के रूप में ये चीजें देखने को मिलती हैं, और ये स्तूप के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो इतना आसान काम नहीं है, ठीक है ना। और दूसरों के लिए देखा जाए तो आशीर्वाद उत्पन्न करने का एक तरीके के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। नहीं, बौद्ध परंपराएं जो है, बौद्ध मानी महात्मा बुद्ध जी की जो जीवंत चीजें हैं डिस्टेंस, वो प्रतीकात्मक रूप से हमें देखने को मिलती हैं वो स्तूप के माध्यम से। तो स्तूप का निर्माण जो होता है वो अत्यधिक सराहनीय कार्य माना जाता है, और यह अक्सर विस्तृत अनुष्ठानों और समारोहों के साथ होता है। देखिए समय समय पर अनुष्ठानों का होना, समारोहों का होना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। निष्कर्ष में अगर हम लोग देखें देखिए तो स्तूपों का निर्माण जो होता है बुद्ध के अवशेषों और बौद्ध इतिहास की अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों के सम्मान और सम्मान के लिए भी किया जाता है, ताकि मतलब उनकी जो शैलियां हैं, जो उनके दृष्टिकोण थे, उनके दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जा सके, उनके विचारों का अध्ययन किया जा सके, जिससे
जीवन को अपने एक आदर्श जीवन में परिवर्तित किया जा सके। ठीक है ना। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था डिस्कस। स्तूप केवल भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि बौद्ध परंपरा की शक्तिशाली का एक प्रतीक है, जो पूरे दुनिया भर में जो है वो विस्मरण और श्रद्धा के लिए सभी को प्रेरित करता है। ठीक है ना। श्रद्धा समर्पण के लिए सभी को प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, तो स्तूप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न को मैं पहले देख लेता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर 23वां देखिए प्रश्न है आप लोग का, ये जो पेपर था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज का, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकेदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए? ठीक है ना। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अवध में विद्रोह इतना क्यों था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अवध में विद्रोह। ठीक है ना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अगर देखा जाए तो अवध में विद्रोह कई कारणों से व्यापक था, और इसमें किसानों, तालुकदारों और जमींदारों सहित आबादी के विभिन्न वर्ग शामिल थे। विद्रोह जो था अवध के लोगों के बीच लंबे समय से चली आ रही शिकायतों और असंतोष की परिणति थी, जिसके कारण जो था इसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना पड़ा। ठीक है ना। ये स्वतंत्रता संग्राम का रूप धीरे धीरे ले लिया इसने। और अवध में व्यापक विद्रोह का एक प्राथमिक कारण जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की दमनकारी नीतियां और कार्यवाहियां थी। जो उन्होंने कार्यवाही की वो भारतीयों को नहीं समझ में आई या भारतीयों के विरुद्ध थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ऐसी रणनीतियां थी जो सही नहीं थी, वो अनुचित थी, जो स्वतंत्रता संग्राम के कारण स्वतंत्रता संग्राम का कारण बनी। 1856 में देखा जाए तो अवध के कब्जे के बाद यह क्षेत्र जो था वो ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया था, और अंग्रेजों द्वारा लागू कई नीतियां जो थी यहाँ पर स्थानीय आबादी पर हानिकारक प्रभाव इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है ना दोस्तों। और भारी कर लगाया गया। ठीक है ना। और शोषणकारी भूमि राजस्व प्रणाली लाई गई, और पारंपरिक भूमि अधिकार लाए गए। सामाजिक संरचनाओं को कमजोर करने वाले नए कानूनों को लाया गया, जिसका विरोध होना स्वाभाविक था। और जनता में जब आक्रोश पैदा होगा तो विद्रोह उसका स्वाभाविक रूप से देखने को मिलेगा। तो अवध के किसान जो थे अंग्रेजों द्वारा थोपी गई शोषणकारी जो भू राजस्व प्रणाली से विशेष रूप से प्रभावित थे, और 1793 के स्थायी निपटने के तौर पर देखा जाए अधिनियम के तहत तो भूमि राजस्व नीतियों का उन्होंने खुलकर विरोध किया। और शुरुआत के कारण भूमि कर में इतनी वृद्धि हुई, किसानों को उपज ही उतनी नहीं हो रही जितनी उनको देना है, टैक्स देना है, कर भरना है। तो किसानों की अपनी भूमि पर स्वायत्तता कम हो गई। देखिए ब्रिटिश यहाँ पर लाया गया भूमि, वो जमींदारों को लाया गया, तो भाई किसान जो रहेंगे आक्रोश आएगा उनके अंदर कि यहाँ हम मालिक हिला, लेकिन यहाँ जमींदारों को लाया जा रहा है और ब्रिटिश सरकार को हम लोग क्यों दें। चीजें जब आई विरोध होना स्वाभाविक था। तो इसके परिणाम स्वरूप कृषक समुदाय में आर्थिक कठिनाइयां और गरीबी बढ़ गई। इसके अतिरिक्त जो था ब्रिटिश नीतियां जो था वो किसानी जो भारतीय किसान थे उन पर और वो दमन करती जा रही थी। भूमि से विस्थापित भी होना पड़ा बहुत से किसानों को, और शिकायतें बढ़ती चली गई। और जो तालुकार जो दार लोग थे, जमींदार लोग जो थे वो तो तलवे चाट ही रहे थे। कुलीन वर्ग जो थे वो ब्रिटिश शासन के तलवे तो चाट ही रहे थे। तो वो भी जान गए कि भैया अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अब सर जो है पानी जो है सर से ऊपर जा रहा है। तो ब्रिटिश नीतियों ने तालुकदारों और जमींदारों से विशेषताओं और अधिकारों को खतरे में डाल दिया था एक तरीके से देखा जाए तो, और उनकी शक्ति और प्रभाव में भी गिरावट देखने को मिला। ठीक है दोस्तों। तो ये जो था चीजें निकलकर सामने आई, और जो उपनिवेशवाद ये था वो उसका विद्रोह होना स्वाभाविक था। और अवध में विद्रोह पूरे भारत में बढ़ रही राष्ट्रवाद की व्यापक भावना को लेकर किया गया कि भैया अपने देश के प्रति अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। और उपनिवेशवाद ये जो आए हुए हैं दूसरे लोग आए हैं और हमारे धरती पर रहकर हमारे जमीन पर रहकर ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं और हमारे खिलाफ बना रहे हैं, तो इनके विरोध में हम लोग को अब खड़ा होना ही पड़ेगा, एकजुट होना ही पड़ेगा। अभी तक हम लोग आपस में लड़ते थे, लेकिन अब हम सभी लोगों को मिलकर इनके खिलाफ लड़ना है। तो व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन से लोग प्रेरित हुए और अवध के लोगों ने दमनकारी नीति का समर्थन किया कि किस तरीके से हम ब्रिटिश शासन को यहाँ से जो है उनके समक्ष जो अपनी मांगों को हम रखेंगे और कैसे हम आजादी की मांग फिर से करेंगे। गहराई से गूंजा लोगों के बीच में, उसमें कुछ जो बुद्धिजीवी लोग थे वो भी अपने महत्वपूर्ण योगदान को दिए जगहों जगहों पर से। और विद्रोह का सामाजिक धार्मिक आयाम भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें दृष्टिकोण से हमेशा रहा है। और
ब्रिटिश की नीतियां कुछ ऐसी थी, उनका जो हस्तक्षेप था वो भी उनके था, और धार्मिक कुछ प्रथाएं थी वो भी उसमें साथ दी। तो स्थानीय आबादी में जो था वो सांस्कृतिक अलगाव और नाराजगी उनमें पैदा हो गई, जिसमें अवध के लोगों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान पर जोर देने के लिए अंग्रेजों द्वारा थोपे गए सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का उन्होंने खुलकर विरोध किया और वो उसके खिलाफ तैयार हो गए। देखिए निष्कर्षतः क्या हुआ कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अगर देखा जाए तो अवध में विद्रोह जो था वो आर्थिक दृष्टिकोण को देखते हुए था, सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए था, राजनीतिक दृष्टिकोण को देखते हुए था, और हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, तो इन सभी का व्यापक मतलब पूरा का पूरा संयोजन, यानी सबको जोड़ कर काम करते थे वो लोग, ठीक है ना। देखिए देखा जाए तो जैसे अब आप 1857 क्रांति, तो लोगों का अलग अलग मैटर था अपना ना, तात्या टोपी जी का अपना अलग, राय लक्ष्मीबाई जी का अलग, उधर जो मतलब किसी का जैसे राज हड़प नीति था, किसी को पेंशन नहीं मिला था, किसी के मतलब अलग अलग तरीके से जो अपने विवाद के कारण थे उनका अलग अलग था पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो किसानों द्वारा सामना की जाने वाली जो आर्थिक कठिनाइयां, पारंपरिक जात वर्ग में चुनौतियां, तो ये सभी जो भावनाएं थी वो भारत की स्वतंत्रता के लिए बड़े संघर्ष में योगदान प्रकट की, ठीक है, जो एक व्यापक पैमाने पर देखने को मिला, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। किसान, तालुकेदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, और समझ में आ रहा है दोस्तों तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था, स्पष्ट कीजिए यह आंदोलन क्यों स्थगित किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण। सरकार यानी ब्रिटिश सरकार का किसी भी प्रकार से सहयोग न करना ही था ये आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। ये था डिस्कस, ये तो प्रश्न हो चुका है, ये भी हो चुका है आप लोगों का, ये सब तो हो चुका है प्रश्न आप लोगों का डिस्कस, ये भी हो गया है, ये भी हो ही गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, लग रहा है हम लोग का पेज जो है नीचे आ गया है आप लोगों का ना, ये भी ये है आपका ना। चलिए चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब यहाँ पर डिस्कस जो है असहयोग आंदोलन की ओर। देखिए असहयोग आंदोलन जो था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ देखा जाए, ब्रिटिश शासन के खिलाफ देखा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिरोध आंदोलन था। इसकी शुरुआत जो था वो महात्मा गांधी जी ने की थी 1920 में। इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक विरोध करना और भारतीय आबादी को एकजुट करना था, यानी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार का सहयोग ना करना, असहयोग, ठीक है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा देखिए, अहिंसक महात्मा गांधी जी जो थे वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वो सोचते थे कि सत्य पर हम लोग रहे हैं और अहिंसा हिंसात्मक होकर हमें आजादी ना मिले, ठीक है ना। हम लोग अहिंसक होकर अपनी विजय को प्राप्त करेंगे, ठीक है। लेकिन अंतिम में उन्हें भी कहना पड़ गया 1942 में कि भैया करो या मरो। तो इतने सब्र वाले व्यक्ति को भी अंत में जो था अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ा। तो कभी कभी चीजें होती हैं, जो चीजें देखने को मिलती हैं, बदलना पड़ता है कभी कभी दृष्टिकोण। तो राजनीतिक प्रति देखिए चौरी चौरा घटना बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर सेंटर पॉइंट है असहयोग आंदोलन का। देखिए भारतीय आबादी की तैयारियों की कमी और बदलते राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो विभिन्न कारणों से आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया। इसमें इस आंदोलन के तहत ही महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में थोड़ा सा अनबन भी हुआ था। देखिए विभिन्न कारणों से देखा जाए तो आंदोलन जो स्थगित कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन ने भारतीयों को ब्रिटिश संस्थाओं, वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार करने और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सहयोग करने से इनकार करने के लिए एकजुट करने की मांग थी कि भैया सभी ब्रिटिश नागरिक यानी ब्रिटिश जो अधिकारी हैं उनका कोई बात नहीं सुनेगा, ब्रिटिश संस्थाएं, ब्रिटिश वस्तुएं, जो भी सेवाएं आएंगी उनका हम लोग बहिष्कार करेंगे, ठीक है। तो भाई जाहिर सी गांधी जी उस समय गांधी जी इतने पावरफुल थे कि किसी भी चीजों को वो कह देते थे तो पूरा राष्ट्र जो होता था उनके पीछे चल देता था, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना। यह आंदोलन जो था वो अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिद्धांत पर आधारित था। सविनय अवज्ञा जानते हैं, अवज्ञा आज्ञा का उल्टा अवज्ञा। इसका लक्ष्य था भारत में ब्रिटिश प्रशासन को कमजोर करना और अंततः स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो असहयोग आंदोलन के स्थगित करने का एक प्रमुख कारण जो था वो चौरी चौरा घटना थी। 5 फरवरी 1922 को देखिए उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जिला है, चौरी चौरा वहां पर एक स्थान है, चौरी चौरा एक्सप्रेस भी यहाँ से चलती है हम लोग के वाराणसी सिटी से। एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, इसमें कई पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। यानी क्रांतिकारियों ने क्या किया, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी चौरी चौरा में, और वहां पर जो था लगभग जो 20 से 22 जो पुलिस कर्मचारी थे वो जल गए उसमें। तो ये
अहिंसक जो प्रदर्शन था वो हिंसक हो गया। और महात्मा गांधी जी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे, तो महात्मा गांधी जी जो थे वो अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध थे। इस घटना से बहुत परेशान हुए और उन्होंने आंदोलन को बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि भारतीय जनता अभी इतने बड़े पैमाने के असहयोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं थी। आंदोलन को स्थगित करने का एक अन्य कारण जो था, भारतीय जनता की तैयारियों की कमी थी। इस आंदोलन में भारतीय लोगों के बीच व्यापक भागीदारी और एकता की आवश्यकता थी, लेकिन कई लोग जो थे, जिस इसमें जो था, कई लोग असहयोग रणनीति के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नेतृत्व कर रही थी, उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया इसका। मैंने बताया पहले कि तालमेल कई लोगों में बिगड़ गए यहाँ पर, और नेताओं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया, जेल में भी डाला गया लोगों को। आबादी में भी भय पैदा हो गया कि भैया ये क्या हो रहा है, अनिश्चितताएं पैदा हो गई, तो असहयोग आंदोलन की गति को बनाए रखना मुश्किल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो था वो निष्कर्षतः ये निकला कि भैया अब इसे स्थगित करना ही उचित है, और महात्मा गांधी जी ने अंततः जो था असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। लेकिन जो एक लोगों के, भाई जाहिर सी बात है, ब्रिटिश सरकार के दिमाग में तो चीजें हम लोग डाल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन चौरी चौरा घटना डिस्टेंस जो थी वो भारतीय आबादी की तैयारियों की कमी और बदलते राजनीतिक दृष्टिकोण को भी उन्होंने प्रस्तुत किया। और हिंसक था, अहिंसक था, लेकिन वो हिंसक हो गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आधार फिर से बनाने की जरूरत है। गांधी जी को ये सुझाव, या उनके अपने व्यक्तिगत सुझाव में ये बात सामने निकल कर आई। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं आगे हम लोग 24वें प्रश्न की ओर। सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है डिस्टेंस, सूफी संत के जो मुख्य विश्वास और आचारों की व्याख्या करना है हम लोग को। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सूफीवाद तो मैंने बात भी किया बता। देखिए सूफीवाद अगर देखा जाए तो इस्लाम का एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक आयाम है, जो आस्था के आंतरिक और गुण पहलुओं पर केंद्रित है। इसे अक्सर इस्लाम के दिल के रूप में भी वर्णित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सूफीवाद का मतलब एक तरीके से इस्लाम ही है, लेकिन उनका थोड़ा सा जो था वो चीजें अलग थी, थोड़ा सा हटके था, जो आध्यात्मिक सत्य की खोज और परमात्मा के प्रत्यक्ष अनुभव पर वो जोर देते थे। सूफीवाद में देखिए क्या था, मान्यता था, प्रथाएं थी, एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, लेकिन कई प्रमुख तत्व हैं जो इनकी शिक्षाओं के केंद्र भी हैं। सूफीवाद की केंद्रीय जो मान्यता थी कि तौहीद या ईश्वर की एकता की अवधारणा। ठीक है ना। और सूफी जो यहाँ पर जो डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर जो प्रमुख तत्व थे, शिक्षाओं केंद्र थे के रूप में मुख्य यहाँ इसमें शामिल किया गया। ठीक है ना। चिंतन पर ये ज्यादा जोर देते थे, ध्यान, प्रार्थना और चिंतन जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं पर इनका महत्वपूर्ण जोर था। सारी सृष्टि इनके दृष्टिकोण में जो था परमात्मा की अभिव्यक्ति है, उन्हीं के द्वारा रची गई है, और परमात्मा के साथ जुड़ाव, गहरी भावना पैदा करने पर, अगर आप गहरी भावना पैदा करते हैं अपने अंदर, तो प्रत्यक्ष रूप से भी उन्हें प्राप्त आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो साकार के रूप में भी, निराकार के रूप में भी। सूफीवाद में एक महत्वपूर्ण मान्यता ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का विचार था। सूफियों का मानना था कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है परमात्मा के साथ गहरा और घनिष्ठ संबंध स्थापित करना था, और वे इस रिश्ते का वर्णन करने के लिए अक्सर प्रेम की भाषा का उपयोग करते थे। वो कहते थे कि अगर इस भाव हमारे अंदर रहेगा, प्रेम का भाव रहेगा, तो उससे हम पूरे साम्राज्य को, पूरी दुनिया को जीत लेंगे। ठीक है ना डिस्टेंस। तो सूफीवाद आध्यात्मिक यात्रा जो था डिस्टेंस, वो मुख्य रूप से प्रेम की भावना पर ही था। सूफियों का मानना था कि शेख एक आध्यात्मिक गुरु है। उनका मार्गदर्शक जो था या शेख की भूमिका पर उन्होंने विशेष रूप से आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने शेख लोगों को चुना। और शेख एक आध्यात्मिक गुरु है जो साधक को ईश्वर के मार्ग पर मार्गदर्शन करने में मदद कर सकते हैं। शेख और शिष्य के बीच का रिश्ता विश्वास, सम्मान और आज्ञाकारिता पर आधारित है। सभी लोगों के संभाव की बात है। शेख को आध्यात्मिक सत्य की खोज में ज्ञान और मार्गदर्शन के स्रोत से के रूप में देखा जाता था, और प्रथाओं के संदर्भ में जो था वो चीजें विस्तृत रूप से सामने आई। और देखिए ध्यान की बात हो गई, जप की बात हो गई, पवित्र ग्रंथों की बात हो गई, तो इनका पाठ भी इसमें शामिल किया गया। भौतिक अभ्यास भी जरूरी है, चक्कर लगाना जरूरी है। सूफीवाद के मेवलेवी आदेश से जुड़े जो आनंदमय नृत्य थे वो भी शामिल किया गया। सूफी देखिए ईश्वर के प्रति स्मरण के भाव को कैसे जोर दिया जाए, अल्लाह परमात्मा को कैसे याद किया जाए, उपस्थिति मन और हृदय से कैसे केंद्रित किया जाए उनको, तो उनके नामों को, जप को दोहराना भी इसमें शामिल किया गया। कविता और संगीत के माध्यम को भी बनाया गया इसमें माध्यम, कि समृद्ध परंपरा को लाया गया कि भैया परमात्मा को प्राप्त करने के ये भी महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं। और सूफी कविता
प्रेम की भावना, लालसा की भावना, परमात्मा के साथ मिलन की खोज की भावना, उस विषयों पर चर्चा करना उनका एक आध्यात्मिक यात्रा हो चुका था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सूफीवादी जो थे रिलेशंस वो विविध और बहुआयामी परंपरा पर जोर देते थे, और वो प्रथाओं को एक विस्तृत श्रृंखला को वो बनाना चाहते थे, ठीक है ना। और ये एक ऐसी परंपरा के रूप में थी कि जो परमात्मा के साथ गहरा और घनिष्ठ संबंध विकसित करने और पर भगवान की उपस्थिति में सारी सृष्टि की एकता का अनुभव करने का प्रयास कराती है, कि सभी लोगों को मिलना, जुड़कर रहना, कैसे दृष्टिकोण को बदलना, ये बहुत जरूरी बात था। देखिए डिस्कस चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 24वें का प्रश्न, किताब उल हिंद पर लेख लिखिए। किताब उल हिंद पर लेख लिखना है हम लोग को डिस्कस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपका। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद एक प्राचीन ग्रंथ है जो भारतीय साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शब्द किताब उल हिंद का अनुवाद जो है भारत की पुस्तक है ना। देखिए किताब उल हिंद प्राचीन ग्रंथ है और हिंदी में अनुवाद अगर देखा है तो भारत की पुस्तक। यह लेखों के एक संग्रह को संदर्भित करता है जो प्राचीन भारत की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक संरचना का मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यानी पुरानी हमारी संस्कृति क्या थी, प्राचीन भारत कैसा था, प्राचीन भारत की परंपराएं क्या थी, जो प्राचीन भारत था उसका सामाजिक संरचना किस प्रकार था, उनके मूल्य को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, आज के इस मानव के समक्ष प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि देखिए यह ग्रंथ जो है प्रसिद्ध फारसी विद्वान और बहु जो थे अल-बरूनी द्वारा लिखा गया था। खगोल विज्ञान, गणित और भाषा विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण इसमें जोर भी दिया गया। अल-बरूनी का जो किताब उल हिंद था एक व्यापक कार्य है जिसमें भारत के भूगोल, इतिहास, धर्म और रीति रिवाजों सहित भारत से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला है। पाठ को कई अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसका अध्ययन बहुत बड़ा अध्ययन है। प्रत्येक अध्याय भारतीय समाज और सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। किताब उल हिंद देखिए क्या है, प्रमुख विशेषताओं में देखा जाए तो एक भारत के राजनीतिक और सामाजिक संगठन का विस्तृत विवरण उसमें किया गया। जाति व्यवस्था कहती थी, जाति व्यवस्था का शासन, जो शासन प्रशासन था वो कैसा था, और धार्मिक प्रथाएं हमारी थी वो क्या थी। किताब उल हिंद में अल-बरूनी ने अपने समय के दौरान भारत में प्रचलित धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का विस्तृत विवरण प्रदान किया। वह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जटिलताओं पर भी प्रकाश डाला। इन धर्मों और भारतीय समाज पर उनके प्रभाव का तुलनात्मक विश्लेषण पेश करते हुए इसके अतिरिक्त यह पाठ भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न समुदायों द्वारा मनाए जाने वाले अनुष्ठानों, त्योहारों और धार्मिक रीति रिवाजों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। ठीक है, किस तरीके से था ये ही नहीं बल्कि यहाँ की जो स्थलाकृतियां किस प्रकार से थी, यहाँ की नदियां क्या थी, पहाड़ कैसे थे, जलवायु कैसे थी, इन पर भी वो अपने दस्तावेज को उन्होंने प्रस्तुत किया और व्यापक अपना एक शोध दिया उस पर, ठीक है ना। अपने व्यापक विचारों को रखा, यहाँ की भाषाएं कैसी थी, साहित्य कैसा था, बौद्धिक परंपरा से लेकर जैन परंपरा जितनी भी चीजें थी, यानी सनातन से लेकर पूरा अब तक का जो है पूरा उसका दृष्टिकोण जो है भाषाओं के साथ पूरा उन्होंने उपलब्ध कराने का काम किया। तो एक तरीके से विस्तृत अध्ययन, और ये अध्ययन बहुत कठिन काम था। अंततः किताब उल हिंद देखा जाए तो एक मौलिक कार्य है जो प्राचीन भारत के समाज, सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियों का व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। अल-बरूनी की सूक्ष्म विद्वता और गहरी टिप्पणियां इस पाठ को भारत के इतिहास और सभ्यता की गहरी समझ हासिल करने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अमूल्य संसाधन बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। देखिए हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये जो है आपका संबंधित घटनाएं हैं, संबंधित घटनाओं को मैं आपको अलग से ही बताऊंगा। ठीक है, ये जो यहाँ पर जितना पॉइंट वाइज शामिल किया गया है शॉर्ट वीडियो में भी आपको मैं इसे उपलब्ध करा दूंगा, और मानचित्रकार वाले भी देखिए चीजें हैं, ये भी देख लीजिएगा इन प्रश्नों को, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और ये जो है जो संबंधित घटना है इनको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए यहाँ पर 321 में ईसा पूर्व में क्रिसमस की लड़ाई, क्रिमिसस की लड़ाई, ये लड़ाई जो था रोमन गणराज्य और सैमनाइटस की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, और दक्षिणी इटली में अपनी शक्ति को मजबूत करते हुए रोमन विजयी हुआ। इसमें 78 ईस्वी में देखा जाए तो पोम्पेई का विनाश, ठीक है, ये इसमें शामिल किया गया है, और व्याख्यान भी आप सामने अपने देख ही रहे हैं इसको। और 712 में देखिए साइरेन शहर की स्थापना हुई थी, ठीक है, व्याख्यान इसका पढ़ लीजिए। 1206 में देखा जाए तो चंगेज खान का साम्राज्य जो है वो स्थापित, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक जो चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, और मंगोल साम्राज्य के विखंडन की शुरुआत भी हुई थी यहाँ से। 1347 जो है ब्लैक डेथ यानी बुबोनिक प्लेग, जिसे ब्लैक
डेथ के नाम से जाना जाता है, यूरोप पहुंचा, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही और जान माल की हानि हुई। अनुमान है कि 75 से 200 मिलियन लोग इसमें मारे गए थे। 1510 में देखिए गोवा पर कब्जा, पुर्तगालियों ने बीजापुर के सुल्तान से भारतीय शहर गोवा पर कब्जा कर लिया और इसमें भारत के पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। 1526 में पानीपत की लड़ाई, 1526 में जारी रखे, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दिल्ली का जो सम्राट था वो लोदी वंश का, तो इब्राहिम लोदी, इसमें इब्राहिम लोदी को हराया गया और यहाँ पर जो था वो 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, ठीक है ना। 1986 में देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है चेरनोबिल आपदा, यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक भयानक परमाणु दुर्घटना हुआ, जिससे वायुमंडल में बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी कण उत्सर्जित हुआ, जो बड़े पैमाने पर प्रभावित किया पूरे उस देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को भी। 1856 में पेरिस की संधि, क्रीमिया युद्ध को समाप्त कर दिया गया पेरिस की संधि के द्वारा, और यूरोपीय शक्ति संतुलन का पुनर्गठन हुआ और क्षेत्र में रूसी प्रभाव को नष्ट किया गया या उसमें कमी देखी गई। 1935 में नूर्नबर्ग कानूनी को लाया गया और नाजी जर्मनी में ने ऐसे कानून बनाए जिसमें यहूदियों के खिलाफ भेदभाव को संस्थागत बना दिया गया, उनके अधिकारों और नागरिकता को छीन लिया गया और नरसंहार की नींव रखी गई। ठीक है डिस्टेंस, ये मानचित्र संबंधित जो प्रश्न थे आप लोगों के, ये यहाँ पर उपलब्ध है आप लोगों के समक्ष। तो डिस्टेंस ये था आप लोगों के लिए सेशन, इतिहास का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और डिस्टेंस ये मॉडल पेपर जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, ये कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा डिस्टेंस, क्योंकि आप सभी लोगों का जो समर्थन होता है वो हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और डिस्टेंस यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।